बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट 2 लेक्चर्स आप लोगों को रिसीव हो चुके हैं। अब मैं थर्ड लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करने लगी हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने उसका स्कोप पढ़ा था कि वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, किस किस फील्ड में वो यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स के बायोकेमिकल के असूल क्या है, कि वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो किन प्रिंसिपल्स की बेस पे होते हैं, किन असूलों को मद्देनजर रखते हुए वो सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट है और सबसे ज्यादा पाया जाता है। 65 to 70% हमारी बॉडी जो है ना वाटर से बनी हुई है। उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा था पीएच हमने पढ़ा था कि नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन के माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, मतलब पीएच जो है वो यूनिट है किसी भी सोल्यूशन का पता करवाना कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसको हम पीएच कहते हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि 0 से 7 तक अगर होगी तो वो एसिडिक होगी, अगर पीएच 7 से 14 तक होगी तो उसको हम बेसिक कहेंगे। इसके अलावा हमने बफर सोल्यूशन पढ़ा था, ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर हम थोड़ी सी एसिड ऐड कर दें या स्लाइटली बेस ऐड कर दें तो वो अगर सोल्यूशन की पीएच चेंज ना हो, वो पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट कर दे, ऐसे सोल्यूशन को बफर सोल्यूशन कहते हैं। और फोर्थ हमने प्रिंसिपल पढ़ा था द कोलॉइडल स्टेट, कि ऐसा सोल्यूशन जो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, रिजेंबलिंग गम जैसा हो, गम जैसा दिखता हो, या कोलॉइड हो, गाढ़ा हो और वो मेम्ब्रेन से इजीली पास थ्रू ना हो सके, नॉन डिफ्यूजेबल हो, उसको हम लोग कोलॉइडल स्टेट कहते हैं। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिलीवर कर दिया था। उसके बाद जो सेकेंड लेक्चर है वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलॉइड्स। फिफ्थ वाला प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स किसे कहते हैं? ये कोलॉइडल स्टेट के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्रिस्टलॉइड्स को हम लोग पेज नंबर 10 पे हम लोग रिवीन कर लेते हैं। लास्ट वाले आप लोगों का प्रिंसिपल है, लास्ट लाइन लिखी हुई है क्रिस्टलॉइड्स द क्रिस्टलाइजेबल सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड एंड पासेस इजीली थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? जो लिक्विड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाए उनको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन से इजीली पास थ्रू हो जाए। एक तो लिक्विड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाए, दूसरा ये कि मेम्ब्रेन से इजीली पास थ्रू हो जाए, उनको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेते हैं, एक तो इनकी क्रिस्टल शेप होती है, जैसे हमें पता है शुगर की बात कर लें, चीनी की बात करें तो वो क्रिस्टल्स की तरह होती हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनके कॉर्नर्स होते हैं, उनके किनारे होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अगर उसको चीनी को हम लोग वाटर के अंदर सोल्यूबल कर दें, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, तो वो लिक्विड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है ना, वो चीनी अच्छी तरह हल हो जाती है ना, तो उसको हम कहेंगे कि जो शुगर है वो क्रिस्टलॉइड्स है, कि वो इजीली लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं या मेम्ब्रेन से इजीली, जब हम लोग लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो मेम्ब्रेन से इजीली पास थ्रू भी हो जाता है वो सोल्यूशन, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 11 पे, उस पे हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ये एक लंबा डिस्कशन है। इसमें क्या होता है, एक सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? पहली तो ये कि एक उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सोल्यूशन का कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई ना कोई उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कोई ना कोई उसका वेपर प्रेशर होता है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो किस पे डिपेंड करती है? एक सोल्यूशन है, उसकी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन, एफ्यूजन, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और ये वेपर प्रेशर, ये किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। हम लोग इधर से रीड कर लेते हैं, पेज नंबर 11 पे आप लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। Colligative properties are those which depend on the number of solute particles, जो number of solute particles पर depend करें। The following 4 changes in the colligative properties are seen as number of particles increase in a solution. Osmotic pressure is increased, boiling point is raised, freezing point is decreased and vapor pressure is decreased। अब इसमें क्या मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताया कौन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये जितनी भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब एक सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, कि एक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स कितना है। अब एक सोल्यूशन है वो या तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की
दोनों की एडिशन से क्या बनता है, एक सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें सोल्यूट हो और सॉल्वेंट हो, वो सोल्यूशन बनाता है। एक सोल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूट हो सॉल्वेंट हो तो वो सोल्यूशन बना देता है। अब जो चीज़ कम मिकदार में होगी, कम क्वांटिटी में होगी, लेस क्वांटिटी में होगी, उसको हम लोग सोल्यूट कहेंगे, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो वो जब कम मिकदार में सोल्यूट और ज़्यादा मिकदार में सॉल्वेंट होगा तो वो दोनों चीज़ें मिलके सोल्यूशन बना देंगी। अब जो एक सोल्यूशन होता है ना, अगर उसमें अगर हम लोग सोल्यूट, अभी मेरे पास एक जार है सोल्यूशन का, ठीक है, इसमें एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन आप लोग बहुत इजी एग्जांपल अगर हम अवेल करें तो वो अगर हम सॉल्वेंट वाटर ले लें और उसमें सोल्यूट चीनी डाल दें, ठीक है, 5% मैंने इसमें चीनी ऐड की हुई है और इसमें 95% वाटर है, सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, अब मैंने सॉल्वेंट 95% सॉल्वेंट में 5% मैंने सोल्यूट डाला हुआ है। इसकी अब इस सोल्यूशन की कोई ना कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। इसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसका कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा। लेकिन अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे आएगा, अगर हम आपके सिलेबस में इस रिस्पेक्ट से कि अगर हम सोल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज कर दे तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। अगर मैं सोल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज कर दूं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज कर दूं 5% से मैं इसको 15% कर दूं, मतलब चीनी को 10% और ऐड कर दूं सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर मैं 10% चीनी को और ऐड कर दूं, मैंने सोल्यूट इंक्रीज किया है, तो उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया। तो वो आपके सिलेबस में पॉइंट्स बना के उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि 4 चेंजेस आती हैं। वो 4 चेंजेस क्या आती हैं, पहली चेंज ये कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो सा है वो क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। सोल्यूट के इंक्रीज करने से ऑस्मोटिक प्रेशर जो सा है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने जब 5 से 15% सोल्यूट किया है, 10% सोल्यूट को मैंने ऐड किया, उससे क्या हुआ है, उससे जो सा हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो भी इंक्रीज कर गया। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इंक्रीज कर गया। मैंने एक सोल्यूशन बनाया था, उसमें मैंने सोल्यूट को ऐड किया, सोल्यूट को ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। इसके अलावा जो फ्रीजिंग पॉइंट है अब वो ऑपोजिट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जोन सा है ना वो डिक्रीज कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट जोन सा है वो डिक्रीज कर देगा, और जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज कर देगा। मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन आप लोगों को पढ़ाई है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन कौन कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। अब मैंने जब सोल्यूट को ऐड किया, सोल्यूट को इंक्रीज किया है, मैंने बताया फर्स्ट लाइन में आप लोगों ने पढ़ा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, कि अगर हम किसी भी सोल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल्स को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स को मैंने 10% इंक्रीज किया, तो उससे क्या हुआ, हर सोल्यूशन जिसमें हम लोग सोल्यूट पार्टिकल को इंक्रीज करेंगे उससे ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का इंक्रीज कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रेशर सोल्यूशन का इंक्रीज कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का डिक्रीज कर देगा। किस तरह, अब मैंने सोल्यूट ऐड किया, चीनी मैंने पहले 5% से 10% कर दी, चीनी ज़्यादा कर, अब वो सोल्यूशन गाढ़ा हो गया ना, उसको फ्रीज करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। उसको मैं कम गाढ़े वाले को, जिसमें मैंने 5% शुगर डाली है उसको भी फ्रिज में रख दूं, और जिसमें मैंने 15% शुगर डाली है उसको भी फ्रिज में रख दूं, तो आप लोग देखोगे जो 5% वाला है वो ज़्यादा जल्दी फ्रीज हो जाएगा, लेकिन जो 15% वाली जिसमें हमने सोल्यूट डाली होगी वो कम जल्दी फ्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सोल्यूट इंक्रीज करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम सोल्यूट को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज कर देगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वो है एडजॉर्प्शन। क्या है, एडजॉर्प्शन। ये वर्ड एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। एक आप लोगों ने हर जगह आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा वर्ड, ठीक है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले एडजॉर्प्शन की आप लोग रीडिंग कर लो बुक में से। द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस सच एज सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है वो अगर सरफेस पर कलेक्ट हो जाए या सरफेस के ऊपर ही रह जाए उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। एक और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंडेंसेशन और एडहेशन, इकट्ठा हो जाना, जमा हो जाना ऑफ अ गैस, लिक्विड
या वेपर, वो गैस भी हो सकती है, वेपर भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और डिजॉल्व सब्सटेंसेस या सॉलिड भी हो सकता है। डिजॉल्व सब्सटेंसेस बेसिकली सॉलिड ही होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड की सरफेस पे उनका एडहेशन हो जाना, कंडेंसेशन हो जाना, कलेक्ट हो जाना, उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन आ रहा होगा कि इधर एडसॉर्प्शन की जगह एब्जॉर्प्शन वर्ड क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि इन दोनों में फर्क है। एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ऑब्जर्व हो जाना, जज़ब हो जाना। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। परफ्यूम, अगर हम लोग अपनी परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम को जब हम अपने जिस्म पर छिड़कते हैं, जब हम लोग अपनी बॉडी पर लगाते हैं, तो वो परफ्यूम अंदर जज़ब हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर चल जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। बाहर हम उसको नहीं निकाल सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। हम उसको दोबारा परफ्यूम को बाहर निकाल के दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब उसको एक बार हम लोगों ने अपने जिस्म पे छिड़क दिया है तो वो हमारा जिस्म उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जज़ब कर लेता है, वो एब्जॉर्प्शन होती है। एडसॉर्प्शन क्या होती है? एडसॉर्प्शन में जो लिक्विड, गैस या सॉलिड हम यूटिलाइज करें वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाती है, सरफेस पे जमा होती है, वो अंदर जज़ब नहीं होती एक हद तक। इसकी एग्जांपल हम किस तरह दे सकते हैं? इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं फिंगर चिप से, फ्राइज से। फ्राइज जब हम लोग ऑयल में फ्राई करते हैं ना, तो वो ऑयल कौन सा, वो सरफेस पे भी रह जाता है, अंदर भी होता है। जब हम उसको फिंगर चिप को प्रेस करते हैं, फ्राइज को जब हम प्रेस करते हैं, वो दोबारा ऑयल रिलीज कर देता है, ऑयल दोबारा निकाल देता है, रिवर्सिबल एक रिएक्शन दे देता है, तो वो एडसॉर्प्शन होता है। मतलब सरफेस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस का कलेक्ट हो जाना वो एडसॉर्प्शन होता है, और ऑब्जर्व हो जाना वो एब्जॉर्प्शन होता है। आपके सिलेबस में एब्जॉर्प्शन का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने डिफरेंस करने के लिए आप लोगों को बस दोनों का डिफरेंस बता दिया कि एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में क्या फर्क है। आपका बेसिक जो आपका टॉपिक है वो एडसॉर्प्शन है। आप लोगों को एडसॉर्प्शन का पता हो कि कंडेंसेशन या एडहेशन मतलब जमा हो जाना, कलेक्ट हो जाना ऑन दी सरफेस, किसी की सरफेस पे, किसका, सॉलिड, लिक्विड या वेपर्स या गैस का सरफेस पे कलेक्ट हो जाना, उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं। जैसे चिप्स के ऊपर ऑयल ऊपर कलेक्ट हो जाता है, वो अंदर जज़ब नहीं होता, उसको हम दोबारा निकाल सकते हैं, उसको हम लोग एडसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों का है आयन एक्सचेंज रिजाइंस। नेक्स्ट क्या है? आयन एक्सचेंज रिजाइन। ये क्या होते हैं? रीड कर लेते हैं हम लोग। आयन एक्सचेंज रिजाइंस, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस called ion exchange reagents that are widely used for the adsorption of negatively and positively charged ions from a solution in the laboratory, in the medicine and in the इंडस्ट्री। वो कहते हैं कि ये आयन एक्सचेंज रिजाइंस जो है ना बेसिकली सब्सटेंसेस हैं। क्या है? सब्सटेंसेस हैं। इन सब्सटेंसेस का क्या काम है? ये सब्सटेंसेस जो है ना एडसॉर्प्शन करते हैं किसी भी सोल्यूशन में से नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की। आयन एक्सचेंज रिजाइंस, आयन एक्सचेंज से आप लोगों को समझ आ रही है कि ये तो आयन को एक्सचेंज करता है। आयन किस किस तरह के होते हैं? या तो वो आयन पॉजिटिव होते हैं या वो नेगेटिव होते हैं। आप लोगों को इस वर्ड से ही समझ आ रही है कि आयन एक्सचेंज रिजाइंस, रिजाइंस सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो आयन को एक्सचेंज करें, मतलब किसी भी सोल्यूशन में से नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस की एडसॉर्प्शन करें, उनको सरफेस पे कलेक्ट कर दें, उनको जमा कर दें, उनको कहते हैं आयन एक्सचेंज रिजाइंस। आगे हम लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि दीज सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑफ टू टाइप्स, कीटाइन एंड एनायन एक्सचेंज रिजाइंस व्हिच कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। अब वो कहते हैं कि आयन एक्सचेंज रिजाइंस जो है ना दो तरीके के, दो तरह के होते हैं, टू ग्रुप्स इसमें होते हैं। कौन से? एक होता है कीटाइन एक्सचेंज रिजाइन। हमें पता है कि कीटाइन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। कीटाइन का मतलब ही पॉजिटिव होता है। और अगर हम लोग एनाइन की बात करें तो एनाइन एक्सचेंज रिजाइन जो सा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एनाइन से हमें पता है एनाइन वर्ड यूज होता है फॉर द नेगेटिव साइन, ठीक है। आयन एक्सचेंज रिजाइंस ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी सोल्यूशन में से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एडसॉर्ब कर लें, उनको कलेक्ट कर लें सरफेस पे, उनको आयन एक्सचेंज रिजाइंस कहते हैं। किसी भी सोल्यूशन में से अगर मुझे उसमें से नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस निकालने हैं, किसी भी सोल्यूशन में से मुझे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकालने हैं तो मैं इन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करूंगी जिनका नाम है आयन एक्सचेंज रिजाइंस। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, या तो कीटाइन एक्सचेंज रिजाइंस होते हैं या फिर एनायन एक्सचेंज रिजाइंस होते हैं। कीटाइन एक्सचेंज रिजाइंस होते हैं, ये ऐसे रिजाइंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स को या पॉजिटिव आयंस को कलेक्ट करते हैं, उनको एडसॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
अलावा जो एनाइन एक्सचेंजेस आयंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव जो उनसे आयंस होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। समझ आ गई है ना? किसी भी सोल्यूशन में से अगर मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब करना है तो वो आयन एक्सचेंज आयंस यूज होते हैं, आयन एक्सचेंज सब्सटेंसेस यूज होते हैं, बहुत वाइडली ये यूज होते हैं। एक सोल्यूशन में से अगर आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव आयंस निकालने हैं तो उसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीटायन एक्सचेंज आयंस इन सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके किसी इनको ऐड करेंगे सोल्यूशन में। उस सोल्यूशन में जब ऐड करेंगे ये सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे उस सोल्यूशन में से, तो वो जितना भी सोल्यूशन होगा वो पॉजिटिव आयन से खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों का है डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस। ये चारों एक दूसरे से इंटरलिंक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे। पहले हम लोग रीड कर लेते हैं, पेज नंबर 11 पे है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच ions or molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration। डिफ्यूजन में क्या होता है? जो ions और molecules होता है, मैं डिफ्यूजन आगे पढ़ा रही हूँ। डिफ्यूजन में क्या होता है? जो ions और molecules होते हैं या सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? वो हायर से मूव करती है और लोअर की तरफ जाती है। डिफ्यूजन में क्या होता है? जो आयंस और मॉलिक्यूल्स की ये सल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो हायर से लोअर की तरफ जाती है। अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक सेल है, सेल के अंदर एक वैक्यूल है। ठीक है, ये क्या है? वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म है सेल का। ठीक है, अब जो वैक्यूल है उसके अंदर मैं कहती हूँ हायर कंसंट्रेशन है। जो वैक्यूल है वो गाढ़ी सोल्यूशन है और जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें जो सोल्यूशन है वो कम गाढ़ा है। तो ये हायर सोल्यूशन का, हायर कंसंट्रेशन का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, कम गाढ़े की तरफ, गाढ़े का कम गाढ़े की तरफ जाना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की समझ आ गई है ना कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना सोल्यूट का या फिर आयंस का या फिर मॉलिक्यूल्स का, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट ही डिफ्यूजन है। बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि डिफ्यूजन ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड और आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये भी आयंस और मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट है। क्या है इसमें? अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वैक्यूल की भी सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आयंस या मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट या उनकी मूवमेंट बाय डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट किससे होता है? डिफ्यूजन से, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस। इसको डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती। डिफ्यूजन की बात हो रही है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी डिफ्यूजन की मदद से ही होती है, बाय डिफ्यूजन होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन फर्क क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया कि जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है कि ये गाढ़े से कम गाढ़े की तरफ जाती है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती, एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये भी आयंस और मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन असिस्टेड बाय एंजाइम्स एंड रिक्वायर्स एनर्जी। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऑपोजिट है। वो कैसे? कि हमें पता है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन एक्टिव उल्ट इस तरह हो जाएगा कि वो लोअर कंसंट्रेशन से कम गाढ़े की तरफ से गाढ़े की तरफ जाए। ऐसा सोल्यूशन या ऐसी कंसंट्रेशन जो कम गाढ़े से गाढ़े की तरफ जाए उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस के आगे लिखिए, यदि प्रोसेस बाय विच अ सॉल्वेंट पासेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के ऑपोजिट कौन सी है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो कि लोअर से हायर की तरफ जाती है। इन दोनों में आप लोगों को पता चल गया, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट आप लोगों को दोनों पता होगी, दोनों इंटरलिंक हैं इस तरह कि डिफ्यूजन में भी जो आयंस और मॉलिक्यूल्स या सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो हायर से लोअर की तरफ जाती है, पैसिव में भी जो आयंस और मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो हायर से लोअर की तरफ जाती है। ये दोनों क्लियर हो गए। लेकिन
पैसिव में जो सी है वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, विदाउट एनर्जी इजीली अपना रिएक्शन परफॉर्म कर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, उसमें जो आयंस और मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो लोअर से हाई की तरफ जाती है, कम गाढ़े से गाढ़े की तरफ जाती है। कम गाढ़े से गाढ़े की तरफ जाना आयंस का या मॉलिक्यूल्स का या सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो ऑस्मोसिस में आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है विदाउट एनर्जी की मदद से होती है या एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, या फिर यूं कह लो कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एंजाइम्स की मदद से, एंजाइम कैटालाइज होती है, एंजाइम की मदद से रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया ना। डिफरेंस जो वो हायर से लोअर की तरफ, ऑस्मोसिस लोअर से हायर की तरफ। पैसिव में एनर्जी की जरूरत नहीं होती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें एनर्जी की जरूरत होती है या वो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होता है। तो मैं एक बार दोबारा सारे लेक्चर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। क्रिस्टलॉइड्स से हमने थर्ड लेक्चर आप लोगों का स्टार्ट कराया था कि क्रिस्टलॉइड्स ऐसे क्रिस्टल सब्सटेंसेस होते हैं जो लिक्विड में इजीली डिसॉल्वेबल हो और इजीली मेम्ब्रेन से पास थ्रू कर जाए, उनको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आपके सिलेबस में 4 मेंशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस लिहाज से सॉल्यूशन की चेंज होती है, जब सॉल्यूट को इंक्रीज कर दिया जाए सॉल्यूशन के अंदर तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है और वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। उसके बाद हमें पड़ता है एडिसॉर्प्शन के सॉलिड लिक्विड गैस का सरफेस पे ही कलेक्ट हो जाना, कंडेंस हो जाना, एडहेसिव हो जाना, उसको एडिसॉर्प्शन कहते हैं। आयन एक्सचेंज आयंस ऐसे सब्सटेंसेस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर लें, उनको एक्सचेंज कर लें, उनको आयन एक्सचेंज आयंस कहते हैं। उसकी 2 हमने ग्रुप्स पढ़े थे, या केटाइन होते हैं या वो एनाइन होते हैं। उसके बाद हमने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ी थी, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी, और इन दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।